नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का अरविंद पब्लिक स्कूल के इस पेज पे हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम व्यास, कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्यापक। तो देखिए, आपके आरबीएसई के पैटर्न के अनुसार ये चैप्टर नंबर 9 है और इस बार पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अंक बार की दृष्टि से ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये 5 अंक का चैप्टर है। तो अकेले एक ही चैप्टर को 5 अंक देना भी काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश। तो सबसे पहले हमें ये परिभाषित करना होगा कि प्रकाश कहते किसको हैं। प्रकाश वो एक माध्यम है जो हमें वस्तुओं को देखने की योग्य बनाता है। तो हमको पहले ये समझना होगा कि इसकी पूरी मैकेनिज्म कैसे है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी अंधे व्यक्ति की, तब तो उसकी आंखें काम नहीं कर रही, और हमारी जो है सामान्य मनुष्यों की भी जो आंखें हैं वो काम कर रही है। फिर भी जब हमारे पास प्रकाश की अनुपस्थिति हो तब भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो इसका मतलब कि वस्तुओं को देखने में जो सहायक बनाता है हमें, वो ही प्रकाश है। और हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों में जो एक संवेदना उत्पन्न करता है वस्तुओं को देखने के प्रति, वो ही क्या है, प्रकाश है। इसका मैकेनिज्म किस तरह से है देखते हैं। जैसे कि ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश किरणें गिरी, आपतित हुई, और ये प्रकाश किरणें इस वस्तु से परावर्तित होके और हमारे नेत्रों तक पहुंच गई। हमारे नेत्रों ने इसका एक प्रतिबिंब बना दिया। वास्तव में वो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है, क्योंकि हमें वो सीधी क्यों दिखाई देती है, वस्तुएं जैसी वो है वैसी ही क्यों दिखाई देती है, क्योंकि मस्तिष्क उन वस्तुओं का क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बना देता है। वास्तव में जो प्रतिबिंब है वो हमारे नेत्रों में उसका उल्टा बनता है। उसका हम रीजन समझेंगे इसी चैप्टर में आगे भी। जैसे हम बात करते हैं इस चैप्टर की, अगर हम रूपरेखा की बात करें तो रंग सिद्धांत और प्रकाश का पथ, इससे चैप्टर की शुरुआत होती है। साथ ही साथ इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों लिहाज से। आपके इस चैप्टर में जो है समझने के लिहाज से भी काफी दूसरे टॉपिक्स को भी ये लिंक करेगा, और साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम, और साथ साथ में हम इसका एक दूसरा फेज पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वो है अपवर्तन। तो देखते हैं रंग सिद्धांत का क्या मतलब है। हमने सबसे पहले ये सीख लिया कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, वस्तुओं को देखने का क्या जरिया है, क्या मैकेनिज्म है। जब भी प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर आपतित होंगी तो वह प्रकाश उससे परावर्तित होके और हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा, और यही परावर्तित प्रकाश उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्रों में बनाएगा और हमें वस्तुएं देखने योग्य होंगी। तो आप समझ चुके हैं कि हम किस तरह से वस्तुओं को देख सकते हैं। हम बात करते हैं रंग सिद्धांत की, कि कोई भी वस्तु जो है वो हम किस कलर की दिखती है हमको, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब इसका जो है आपको लॉजिकल उत्तर देना है, आपको इसके तर्क के साथ में उत्तर देना है। कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसी को हम मान लेते हैं एक बार, जैसे ये कोई वस्तु है, अब हमको ये बताना है कि ये वस्तु किस कलर की है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको लाइट के पर्सपेक्टिव से समझाते हुए आपको इसको बताना है कि इसको हम कहते हैं रंग सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे रंग के बारे में। प्रकाश से ही रंग का काफी महत्व है। सूर्य का प्रकाश जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं। वो सीक्वेंस में आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे भी ये काम में आएंगे इसी चैप्टर में। ये प्रकृति के मूल रंग हैं। बाकी जितने भी रंग हैं वो इनसे मिलकर बने हैं। इनका क्या मतलब है, वी का मतलब है वॉयलेट, मतलब बैंगनी। आई का मतलब है इंडिगो, इसका मतलब है जामुनी। ब्लू का मतलब है नीला, और जी का मतलब है ग्रीन, मतलब हरा। और वाई का मतलब येलो, मतलब कि पीला। ये ऑरेंज मतलब नारंगी, और ये रेड मतलब कि लाल। अब ये जो कलर्स हैं, 7 जो रंग है, इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं वही है ये रंग। ये किससे मिलकर बने हैं, सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश से मिलकर बने हैं। और हम देखेंगे कि ये जो कलर है ये प्रकृति के क्या है, मूल रंग है। इन्हीं से ही अब जैसे आप बात करेंगे कि स्लेटी रंग, तो स्लेटी कलर कैसे बनेगा,
ब्लैक कलर में हम थोड़ा सा व्हाइट मिला देंगे, तब वो क्या बनेगा, स्लेटी कलर। तो ऐसे हम कलर फॉर्मेशन तो बहुत से कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के जो मूल रंग है वो ये 7 रंग ही है। तो अब हम बताएंगे कि किसी भी, चाहे ये 7 रंगों की बात करें, चाहे हम किसी और फॉर्म जो कलर हैं उनकी हम बात करें, वो कैसे दिखते हैं, कोई वस्तु जो है वो किस रंग की है, ये हम कैसे बताएंगे। जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर गिरता है, तब ये वस्तु बाकी जितने भी रंगों को अवशोषित कर ले और केवल एक विशेष कलर को ही परावर्तित करे। वही परावर्तित प्रकाश जिस रंग का है उस रंग की ये वस्तु दिखाई देगी। जैसे कि ये जो प्रकाश आ रहा है, मान लो ये कौन सा है, श्वेत प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है वो ही है श्वेत प्रकाश। जब ये किसी वस्तु पर गिरेगा तब ये वस्तु क्या करेगी, इस प्रकाश को, अगर अब इसके 3 भाग में इसको हम समझते हैं। जैसे कि एक तो होता है पूरा का पूरा अवशोषित कर ले, सारा प्रकाश अवशोषित कर ले। जितना भी प्रकाश गिरा है वो सारा का सारा ये वस्तु अगर अवशोषित कर ले, तब उस वस्तु का कलर हो जाएगा काला, ब्लैक कलर की वो वस्तु हमको दिखाई देगी। सेकेंड हम बात करें, सारा प्रकाश परावर्तन। अगर उस सारे प्रकाश का परावर्तन हो गया, जितना भी प्रकाश गिरा उस वस्तु पे सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तन हो गया उसका, तब वो वस्तु हमको दिखेगी व्हाइट, मतलब कि सफेद। जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड पे जो भी लाइट गिर रही है, ये बोर्ड सारी की सारी लाइट को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, इसीलिए इसका कलर कैसा दिख रहा है हमको, व्हाइट दिख रहा है। मैं जो मार्कर यूज कर रहा हूं वो आपको कैसे कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर का क्या मतलब हुआ कि इस पे जो मैं जो लिख रहा हूं, स्याही जो है, कलर दिख रहा है उसका ब्लैक, क्योंकि उसमें जो प्रकाश गिर रहा है सारे के सारे प्रकाश को वो क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है ये वस्तु, इसीलिए इसका कलर हो गया ब्लैक। तो ये तो बात हुई सारा प्रकाश अवशोषित, सारा प्रकाश परावर्तन। एक होता है सारा प्रकाश अगर पार करके चला जाए किसी वस्तु को, जैसे कोई प्रकाश गिरा, किसी वस्तु पे प्रकाश गिरा और सारा का सारा प्रकाश जो है वो उस वस्तु को पार करके चला गया, तब वो वस्तु हमको कैसी दिखेगी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो जितनी भी पारदर्शी वस्तुएं हैं वो हमको पारदर्शी क्यों दिखाई देती हैं, रीजन अब आप समझ गए होंगे कि जो भी उस पे प्रकाश गिर रहा है वह सारा का सारा क्या हो रहा है, उसके आर पार जा रहा है। सारा का सारा अगर अवशोषित हो रहा है तब वह वस्तु ब्लैक कलर की है, सारा का सारा अगर प्रकाश परावर्तित हो रहा है तब वह वस्तु सफेद रंग की है। तो ये सारा जो था वो था रंग सिद्धांत। साथ ही साथ मैं बात करूं, अगर मान लो कोई वस्तु दिखाई दे रही है लाल रंग की, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु पे प्रकाश गिरा और केवल लाल रंग के प्रकाश को ही इस वस्तु ने क्या किया, परावर्तित किया। केवल लाल रंग के प्रकाश को ही वस्तु ने परावर्तित किया, इसीलिए इस वस्तु का कलर हमको कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का। तो ये सारा था रंग सिद्धांत। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, येलो दिख रही है, इसका मतलब कि केवल जो है येलो कलर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी सारी लाइट जो है वो क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। बाकी जितने भी कलर्स की जो लाइट है वो अवशोषित हो रही है, केवल येलो कलर की, पीले कलर की जो लाइट है वो क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, इसीलिए इसका कलर कैसा दिखाई देगा, फिर येलो कलर। अब हम समझते हैं प्रकाश का पथ। अभी हमने देखा रंग सिद्धांत कि कोई भी वस्तुएं जो है वो हमें किस रंग की दिखाई देती है, ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम बता रहे हैं कि प्रकाश का जो पथ है, पाथ जो है कैसे वो ट्रेवल करती है, इसके बारे में हमको जो है सीखना है, समझना है। तो इसके लिए हम जो है एक हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है और उसी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये कोई भी एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है, जहां से लाइट एमिट होती रहती है। ये एक पर्दा है जिसपे हमको जो है इस लाइट को देखना है।
कि कितनी लाइट जो है यहां पर गिर रही है। तो ये लाइट सोर्स से, ये कागज का गत्ता है, इस पूरे गत्ते पे ये लाइट गिर रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या देखने को मिलता है कि लाइट केवल जो है इस रीजन में, जितना रीजन ये छिद्र का है उतने ही रीजन तक केवल अपने को यहां पर लाइट मिलती है, बाकी रीजन में नहीं मिलती। बाकी के क्षेत्र में जो है पर्दे पर लाइट नहीं दिखती। केवल और केवल जो इसकी सीध में है वहीं तक आपको प्रकाश दिखेगा। तो यहां से हमने अभी ये बता दिया है कि प्रकाश का जो पथ है वो कैसा हो गया, सरल रेखीय पथ। तो नया क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो सरल रेखीय पथ है हमेशा सरल रेखीय ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, सरल रेखीय पथ हमेशा सरल रेखीय नहीं रहता। अब वो किस कंडीशन में सरल रेखीय नहीं रहता है और डिस्पर्स हो जाता है, ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। हायर स्टडीज जब हम करते हैं उसमें अपने को पता लगता है। 11th 12th में फिजिक्स में जो है कॉन्सेप्ट है विवर्तन, उसके थ्रू हम एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप लिंक कर पाए कि क्या ये बात, कहां पर ये बात लागू होती है कि प्रकाश का जो पथ है वो सरल रेखीय होता है और कहां पर सरल रेखीय नहीं होता। तो देखिए, हमने अभी सीखा कि प्रकाश का जो पथ है, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था उसमें कि प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। सभी परिस्थितियों में ये बात सत्य नहीं है, कुछ लिमिटेशंस के साथ में है। वो क्या लिमिटेशंस है और कब ये जो बात है सत्य नहीं होती, कब जो है प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होता, उसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एक घटना है विवर्तन। ये विवर्तन घटना क्या है, हम बात करते हैं, ये मान लो कोई एक द्वारक है। द्वारक बोले तो ये कोई एक छिद्र है जहां से प्रकाश जा सकता है आगे। और फिर से हमने ये कोई पर्दा ले लिया और फिर से यहां पर एक हमने सोर्स ले लिया। पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पे हमने ये देखा था कि जो वो लाइट थी सीधी सीधी मिलके और यहां पर पर्दे पर गिर रही थी, उतनी ही लाइट अपने को दिखी जितना इस छिद्र के अंदर से आई है। तो हमने एक रेंज बता दी कि प्रकाश जो है उतना दिख सकता है जितना कि इस छिद्र का साइज है। लेकिन ये विवर्तन घटना क्या है कि जब अपनी यहां से एक लाइट वेव आ रही है, प्रकाश तरंग आ रही है, तरंगों के कुछ गुण होते हैं, उसमें एक गुण का नाम है तरंग दैर्घ्य, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है इसका क्या मतलब होता है, वेवलेंथ किसको कहते हैं, जो तरंग है, वेव है, वो अपना जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है यहां तक कंप्लीट हो गया 180 डिग्री, आधा साइकिल कंप्लीट हो गया, और फिर 180 डिग्री आधा साइकिल ये एक और कंप्लीट हो गया। जिस पोजीशन पे उसने स्टार्ट किया था वापस उसी पोजीशन पे, उसी एंगल पे वापस यहां से नई वेव स्टार्ट होगी। तो हमने बोला कि ये एक चक्कर पूरा हो गया यहां से यहां तक। इस एक चक्कर के दौरान इस तरंग ने कितना क्षैतिज विस्थापन तय किया। विस्थापन बोले तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, ये भी एक दूरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, सीधी दूरी की, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। तो इस तरंग ने अपने एक चक्कर के दौरान कितना क्षैतिज विस्थापन तय किया, उसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। जब इस द्वारक का आकार, ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये वेवलेंथ ये लगभग एक जैसी होंगी, लगभग इक्वल होंगी, तभी जाके क्या होगा, ये विवर्तन की घटना होगी। और विवर्तन की घटना होने के बाद होगा क्या, जाहिर सी बात है, जब ये वेवलेंथ और इस द्वारक की जो साइज है वो लगभग एक बराबर है, तो ये वेव इस द्वारक के दोनों किनारों से टकरा जाएगी और
नॉर्मली तो हमने पीछे अभी देखा था एक्सपेरिमेंट में कि प्रकाश कहां तक पहुंचना चाहिए था, इसी द्वारक की सीध में। लेकिन जब यह विवर्तन घटना हो जाएगी तब प्रकाश वहां भी पहुंच जाएगा जहां पर पहले छाया पड़ती थी। नॉर्मल कंडीशन में जहां पे पहले क्या थी, छाया पड़ रही थी, प्रकाश वहां तक भी पहुंच जाएगा और इसी घटना को हम बोलेंगे विवर्तन। तो अब हम देखते हैं कि विवर्तन प्रकाश तरंगों में देखने को नहीं मिलता। इसका हम एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं कि इस रूम में अभी जिस रूम में मैं खड़ा हूं उसमें मैंने लाइट जलाई हुई है, तो क्या पास वाले रूम में जो है इसका जो है उजाला पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। रीजन क्या है? क्योंकि अपने जो घरों के खिड़की दरवाजे हैं उनका जो साइज है वो उस तरंग की तरंग दैर्घ्य के साइज से बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करें जैसे इस बोर्ड की, तो हम देखते हैं कि किसी भी खिड़की या दरवाजे की हाइट जो है, नॉर्मल हाइट जो है वो 1 से 1.5 फीट तक होती है, 2 फीट तक भी जा सकती है। तो क्या इतनी प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है। तो दैनिक जीवन में हम जो है प्रकाश तरंगों में विवर्तन का गुण नहीं देख सकते। और विवर्तन का क्या मतलब हुआ? प्रकाश का वहां पर भी पहुंच जाना जहां पर पहले क्या पड़ती थी, छाया पड़ती थी नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उस विवर्तन की वजह से वहां पर प्रकाश पड़ने लग जाए, वो घटना होती है विवर्तन की। तो प्रकाश तरंगों का ये विवर्तन गुण नहीं है, ध्वनि तरंगों का ये गुण है। देखते हम साउंड जो है यहां पर स्टार्ट करते हैं, कोई स्पीकर यहां पर चलाते हैं, पास वाले रूम तक आवाज पहुंच जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि साउंड वेव्स जो है उनके आयाम बड़े होते हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य की उनकी जो कोटि है, रेंज है, वो उतनी ही है जितनी इस द्वारक की हाइट है। तो फिर से वही विवर्तन की घटना होगी। जब ये ध्वनि तरंगे प्रोपागेट करेंगी, आगे चलेंगी, तब क्या होगा? उस द्वारक के दोनों किनारों से टकराएगी और वहां तक साउंड पहुंच जाएगा जहां पर हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, जहां पर हमने उम्मीद नहीं की थी कि वहां पर भी साउंड पहुंच जाएगा आगे। जैसे इस रूम में जो है हमने कोई स्पीकर चलाया, पास वाले रूम तक भी आवाज पहुंच जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि ध्वनि तरंगों का जो आपकी वेवलेंथ है, आयाम भी है, इसको हम आयाम कहते हैं। कितना जो है वाई डायरेक्शन में वो कितनी हाइट तक जाती है, इसको हम कहते हैं आयाम। और एक चक्कर पूरा करने पर ये एक चक्कर पूरा हुआ, कितना ये क्षैतिज विस्थापन तय हुआ, उसको हमने क्या बोला? वेवलेंथ। तो तरंग दैर्घ्य की जो कोटि है, ये जो रेंज है, इस रेंज के इक्वल होना चाहिए जिस भी द्वारक से वो जाके टकरा रही है, जिस भी छिद्र से वो जाकर टकरा रही है वेव, तभी कौन सी घटना होगी? विवर्तन की घटना होगी। सो सामान्य दैनिक जीवन में हम बात करते हैं तो प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हम कहते हैं कि दैनिक जीवन में हमें प्रकाश का जो पथ है वो कैसा दिखाई देता है? सरल रेखीय पथ। तो यहां से आपको दोनों सिद्धांत जो है वो कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है लिख के बता सकते हैं। इसको वापस फिर से हम जो है रिपीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं परावर्तन। परावर्तन बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी। हम डिस्कस करते हैं, ये है सतह है जो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी सतह है जहां से प्रकाश पार नहीं हो सकता। यह है अभिलंब। अभिलंब हम किसको कहेंगे? सतह के लंबवत। सतह के लंबवत मतलब ये कोण कितना है? 90 डिग्री का। ये भी कोण 90 डिग्री का। सतह के लंबवत जो काल्पनिक रेखा है, वास्तव में अभिलंब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ये जो है काल्पनिक रेखा है, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ये किरण है आपतित किरण। सतह पे जो गिरने वाली किरण है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये कौन है? आई। आई से हम डिनोट करते हैं अभिलंब, और आपतित किरण के बीच का कोण उसको हम बोलेंगे आपतन कोण। सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण जो है
उसका नाम है परावर्तित किरण। और ये जो कोण है अभिलंब से परावर्तित किरण का जो कोण है इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण R। परावर्तन जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में लौटने का मतलब ये हुआ, अगर ये माध्यम वायु है, इसका मतलब वायु में ही किसी सतह से कोई प्रकाश किरण टकराई और वापस इस सतह से टकराकर उसी माध्यम वायु में ही जो है वो प्रकाश की किरण लौट गई। हो सकता है यहां पर जल हो, यहां पर कांच हो, अलग अलग तरह के माध्यम हो सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे तब उस घटना को बोलेंगे अपवर्तन। वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें सतह जो है वो पारदर्शी होगी। यहां पर सतह कौन सी है? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी सतह का मतलब ये है कि जहां से प्रकाश की किरण जो है वो इसके पार नहीं जा सकती। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण, जो गिरने वाली किरण है सतह पर, उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण वापस गिर के परावर्तन के बाद प्राप्त हो रही है, पुनः उसी माध्यम में लौट रही है, उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ये हो गया आपतन कोण I, ये हो गया परावर्तन कोण R। अब कुछ परावर्तन के नियम हैं। पहला नियम काफी इंपॉर्टेंट है। सतह है, हम बात करते हैं अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है क्या क्या? आपतित किरण, ये आपतित किरण। सेकंड कौन सा? अभिलंब, जो एक काल्पनिक रेखा है सतह के लंबवत। और परावर्तित किरण, जो परावर्तन के पश्चात प्राप्त हुई है। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। तल का क्या मतलब हुआ? ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष। दो अक्षों को अगर हम मिला दें वो बन जाएगा तल। जैसे ये एक्स वाई तल बन गया। एक्स वाई के जो लंबवत होता है 3D, 3 डायमेंशनल जो होता है, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये हो गई कौन सी? जेड डायरेक्शन। तो अभी मैं हाथ को ऐसे रखूं तो मेरा हाथ किस तल में है? एक्स और जेड डायरेक्शन में। अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो मेरा हाथ किस डायरेक्शन में है? एक्स और वाई और जेड। ये वाई हाइट में और जेड एक्स डायरेक्शन में कब होगा? एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो तल का क्या मतलब हुआ? दो अक्षों को अगर हम मिला दें तब वह बन जाएगा तल। तो हम कहेंगे these three are कोप्लेनर, एक ही तल में जो है स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यह है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? कोण I बराबर कोण R। ये जो आपतन कोण I है ये बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण R के। ये परावर्तन का दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नियम आगे रिपीट होता है। जब हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे उसमें काफी हेल्पफुल साबित होगा। यही नियम वापस काम में आएगा। अलग तरीके से हम इसको समझेंगे आगे, बेसिक नियम यही काम में आएगा आगे। तो दोनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है। परावर्तन कहते किसको है? परावर्तन का क्या मतलब है? जब एक प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दोनों नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। परावर्तन के कुछ प्रकार हैं। मेनली जो परावर्तन है दो तरह का होता है। एक होता है नियमित और एक होता है
विसरित। नियमित का मतलब है रेगुलर। एक निश्चित दिशा में जो है प्रकाश की किरण आपको परावर्तित होकर मिलेगी, उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। विसरित का मतलब होता है फैला हुआ, डिस्पर्स्ड। विसरित का मतलब हो गया डिस्पर्स्ड, फैला हुआ। तो इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे घरों में हम जो है अपनी प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। कांच का अगर एक साइड चांदी या एल्यूमिनियम से लेपित कर दें, ये अपने पास कोई भी एक कांच है, ग्लास। इस ग्लास का कोई भी एक साइड अगर हम चांदी या फिर एल्यूमिनियम से लेपित कर दें, उसको अगर हम पूरा उस पे चांदी का या फिर एल्यूमिनियम का लेप लगा दें, तब जिस साइड में लेप नहीं लगाई है वहां से प्रकाश की किरण आगे दूसरी सतह में पार नहीं होगी, दूसरे माध्यम में प्रविष्ट नहीं होगी। और वहां पर जब भी लाइट गिरेगी तब वो कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी। तो कांच को दर्पण में बदलना है तो मतलब एक साइड पे कांच पे क्या करनी पड़ती है? पॉलिश करनी पड़ती है, चांदी की या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश करनी पड़ती है। तो कांच का एक भाग हमने पॉलिश कर दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? दर्पण में। दर्पण से हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक विशेष दिशा से वो दर्पण जो है हमको चमकीला प्रतीत होता है, और अगर हम उसको स्लाइटली घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें, या फिर हम खुद किसी और दिशा से उसको देखें, तब वह उतना चमकता हुआ प्रतीत नहीं होगा। या फिर उस पे जो गिरने वाली लाइट है उसका सोर्स जो है उसकी दिशा अगर हम बदल दें, तब भी वो जो चमकने वाली दिशा है, चमकने वाली घटना है, वो भी बदल जाएगी। तो क्योंकि ये किस वजह से है? नियमित परावर्तन की वजह से। नियमित परावर्तन का क्या मतलब है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद में अगर ये किसी निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, निश्चित दिशा में, किसी एक विशेष दिशा में परावर्तित होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन होने के लिए सतह का समतल और चिकना होना जरूरी है। चिकने पृष्ठ जो एकदम प्लेन है, खुरदरा नहीं है, जहां पर एकदम प्लेन सतह है, समतल है, चिकने पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, वहां पर ही कौन सा होगा? नियमित परावर्तन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरित परावर्तन। जाहिर सी बात है कि नियमित परावर्तन से जो प्राप्त होने वाली इमेज है वो बहुत ही क्या होगी? क्लियर होगी, सुस्पष्ट हमको दिखाई देगी वो, क्योंकि प्रकाश जो है वो फैला नहीं है, प्रकाश एक विशेष दिशा में जो है हमको दिखा है। तो जिस भी वस्तु की इमेज बनेगी, प्रतिबिंब जो भी बनेगा किसी वस्तु का, वो काफी क्या होगा? बहुत ही सुस्पष्ट बनेगा। इसीलिए हम अपने चेहरे को जो है समतल दर्पण में बहुत ही सुस्पष्टता से देख सकते हैं, क्योंकि वो सतह कौन सी है? समतल है, चिकनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो दर्पण है, घरों में जो हम दर्पण यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, उसमें कौन सा परावर्तन हो रहा है? नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन का क्या मतलब है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराए और टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में, कोई एक विशेष दिशा नहीं है, अलग अलग दिशाओं में वह फैल जाए, तब उस घटना को हम कहते हैं विसरित परावर्तन, डिस्पर्स्ड। वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिस्पर्स्ड होगा, फैला हुआ परावर्तन होगा, उसमें जो प्रतिबिंब दिखेगा वो सुस्पष्ट नहीं दिखेगा। और ये विसरित परावर्तन हमको दैनिक जीवन में काफी बार हम उसको जो है लिंक कर सकते हैं। जैसे धूल के कण हैं, धुआं है, धुएं के कण हैं, इन सभी पर प्रकाश गिरता है और गिर के फैल जाता है, और इसीलिए हमको जो है थोड़ी इल्यूमिनस लाइट दिखती है, रोशनी दिखती है। दीवार पे गिरेगा तो ये दीवार जो है पूरे कमरे में रोशनी कर देगी, क्योंकि ये दीवार कैसी है? खुरदरी। तो विसरित परावर्तन होने के लिए जरूरी क्या है? सतह का खुरदरा होना, तभी वो क्या होगा? इर्रेगुलर होगा, तभी वो परावर्तन कैसा होगा? डिस्पर्स्ड, फैला हुआ होगा। और उस फैले हुए प्रभाव को हम एक और नाम देते हैं
प्रकीर्णन प्रभाव। ये प्रकीर्णन प्रभाव का मतलब यही है कि जब प्रकाश किसी कण पे आपतित होता है तब ये कण इस प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। इस फैलाने की घटना को, प्रकाश की फैलाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, रीजन क्या है? क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, गैसों के कण पर जो भी प्रकाश गिरेगा तो अब नीला क्यों? क्योंकि नीले रंग की ही जो किरण है वो सर्वाधिक क्या होगी? नीले रंग की, जो मैंने बताया था शुरुआत में कि जो प्रकृति के कलर है, मूल रंग है, वो 7 रंग है, उनमें जो नीला रंग है वो सर्वाधिक फैलता है, विस्तृत होता है वायुमंडल में। इसीलिए वायुमंडल का जो रंग है, आकाश का रंग है, वो नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में क्योंकि एब्सेंस है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, तब ये प्रकीर्णन की घटना नहीं होती और अंतरिक्ष जो है वो हमको काला दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया? प्रकाश की किरण को फैलाना, प्रकाश को फैलाना, और जो किससे संबंधित है? विसरित परावर्तन से। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया रंग सिद्धांत, कलर कॉन्सेप्ट, प्रकाश का जो पथ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, परावर्तन, उसके प्रकार और परावर्तन के नियम। आगे की वीडियोस में जो है हम देखेंगे कि ये परावर्तन किस तरह से आगे समतल दर्पण में, फिर गोलीय दर्पण में किस तरह से आगे काम में आता है और उससे जुड़ी रोचक घटनाएं। उद्देश्य अपना ये है कि हम पूरी टेक्स्ट बुक को जो कवर करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, साथ साथ बीच बीच में जो है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है वैसे टॉपिक से भी लिंक करूंगा ताकि आपको इन टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जब भी ऐसे YouTube लेक्चर्स और अपलोड करेंगे तो आपको हमेशा जो है आपके नोटिफिकेशन बार पे दिखते रहेंगे। तो सभी का धन्यवाद।